स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है CDPO और अदर BPSC एग्ज़ाम से संबंधित उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन को कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। आज हम लोग बायो के क्वेश्चन को करेंगे और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। आज का जो सेशन है दोस्तों वो बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो टॉपिक है आपका जीव विज्ञान, इससे ज़्यादातर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को उठाकर देख लें क्वेश्चन को, तो साइंस का जो क्वेश्चन रहता है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान से यानी बायो से रहते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, मिस नहीं करेंगे इस सब क्वेश्चनों को। और ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इसी तरीके के इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डार्विन। डार्विन का विकास का सिद्धांत भी है दोस्तों, उस पर ही ये आधारित होता है। आप लोग उसको भी थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे तो इसे आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन का है पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देख लेंगे। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। जो इंसुलिन है वो मेटाबॉलिज्म किसका करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्या को। देखिए दोस्तों, इंसुलिन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि इंसुलिन की अधिकता या कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि मधुमेह का रोग जो होता है इंसुलिन अनबैलेंस होने के कारण होता है। तो जो मधुमेह रोग होता है, शुगर का रोग, वो भी दो तरह का होता है। अधिक हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है। इंसुलिन ज़्यादा निकला तो दिक्कत, कम निकला तो दिक्कत। तो इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या है? तो इसका आंसर यहाँ है ऑप्शन ई। देखते हैं व्याख्या को। उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट है वो है चावल। चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ गेहूँ, जौ, मक्का सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन चावल का आपका आंसर है। इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चावल में नहीं है, विटामिन भी है, खनिज भी है और फाइबर भी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों की वृद्धि कैसे करें उसका विज्ञान है ये कीट संवर्धन। नेक्स्ट है, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो पराध्वनि तरंगें होती हैं जिसका उपयोग भ्रूण के विकास को जानने के लिए किया जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेब। इसकी व्याख्या को देखेंगे दोस्तों। जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण सेब, एप्पल, काजू, नाशपाती आदि। नेक्स्ट है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इसका आंसर आपको देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनावृत बीजी। व्याख्या देखते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोनधारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृत बीज कहलाते हैं। नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है वो फूल की कली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूल की कली। लौंग जो है क्लोव्स बंद कलियां या पुष्प कलिका हैं जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमेटिकम है। नेक्स्ट, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा भाग है, शुष्क पुष्प कली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड्स एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। नेक्स्ट है, परागन की सुपरिभाषा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परागन का परागर केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। नेक्स्ट है, पादप कली है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित पररोह एम्ब्रॉयनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ते के कक्ष, एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हैलोफाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लवण मृदोद्भिद हैलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहते हैं लवण मृदोद्भिद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क के लिए EEG किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ दिया गया है व्याख्या। EEG जो है मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है जो विभेदक प्रवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये डिफरेंशियल एम्प्लीफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। जब मांसपेशियों में दर्द का उपचार किया जाता है तो इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंफ्रारेड विकिरण क्या? इंफ्रारेड रेडिएशन बराबर IR या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप युक्त उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्या को देखते हैं।
वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवंशिकतावाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। ज़्यादा इसका व्याख्या यहाँ पे नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखते हैं व्याख्या को। व्याख्या देखने से बहुत सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग स्किप ना करेंगे और ना ही इग्नोर करेंगे। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा डीएनए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, उसको कहते हैं आनुवांशिकी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। व्याख्या को देखते हैं। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत व मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुवे द्वारा की गई थी। यह झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? तो लौह की कमी से रक्त की कमी होती है, रक्त अल्पता जिसको बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शरीर में लौह की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया हो जाता है। लौह रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में लौह युक्त भोजन न करने से शरीर में लोहे की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है शरीर का तापमान। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट लगभग 37 डिग्री होता है। इससे ऊपर तापमान की स्थिति को ज्वर या बुखार कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीनियल, ऑप्शन ए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका CDPO की परीक्षा जो 2005 में हुई है वो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसे वेरी इम्पोर्टेंट आप समझें और इस टॉपिक को आप लोग देख लेंगे अच्छे से कि ये टॉपिक कहाँ से उठाया गया है, तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। इसके अन्य नाम है कोनेरियम और एपिफाइसिस भी है। यह मेलाटोनिन
नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो कि शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वे है कार्टिलेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ व्याख्या देख रहे हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अध्यरात्रि प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। नेक्स्ट है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतः स्तर के साथ एक कोण पर। व्याख्या देखते हैं, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अध्य स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उनको 3 प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, क्यूलेक्स, एनोफिलीज तथा एडीज। प्रत्येक जीन्स एक विशिष्ट परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भी इनमें भोजन श्रृंखला, आकार, आवास आदि को लेकर पर्याप्त अंतर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं क्यूलेक्स एवं एनोफिलीज में अंतर। क्यूलेक्स जो है, इसके अंडे पानी की सतह पर गुच्छों के रूप में पैदा होते हैं। एनोफिलीज का है, अंडे पानी की सतह पर गुच्छों में अलग अलग पैदा होते हैं। ये एक क्षैतिज पैटर्न में अंडा देते हैं। इनका लार्वा नीचे से पोषक होता है, इनका लार्वा ऊपर से पोषक होता है। इनके पंख पारदर्शी होते हैं, इनके पंख धब्बेदार होते हैं। ये दूर तक उड़ने में सक्षम होते हैं, ये लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकते। इनका शरीर अध्य स्तर के समानांतर रहता है। इनका शरीर अध्य स्तर से एक कोण पर टिका होता है। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। व्याख्या देखते हैं, लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनती है और रक्त एवं लसिका उत्तक में पाई जाती है। 2 मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स बी और लिम्फोसाइट्स टी। लिम्फोसाइट्स बी एंटीबॉडी बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स टी ट्यूमर कोशिकाओं को मारने में मदद करते हैं। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। ये कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। व्याख्या देखेंगे, मांसपेशियां एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती है। ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करती है। तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशी प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती हैं और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीडीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है। 2005 में सीडीपीओ की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्तकण। श्वेत रक्तकण जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या को।
ल्यूकेमिया जो है रक्त संबंधी कैंसरों का समूह है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि WBCS हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कि संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। ल्यूकेमिया में बनने वाला असामान्य श्वेत रक्त कणिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं और वे सामान्य रक्त कणिकाओं का स्थान लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई। देखते हैं व्याख्या को। उपकरण ऊतक एपिथेलियल टिश्यूज एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जीवा, वृक्क, नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान में पाया जाता है। नेक्स्ट है, आंत्रजवर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन डी आंत। यहाँ हम लोग देखते हैं रोग और प्रभावित अंग। टाइफाइड और हैजा जो है वो आंत को प्रभावित करता है। टीबी, प्लेग, निमोनिया जो है फेफड़ा को करता है। टिटनेस और कोढ़ जो है तंत्रिका तंत्र को करता है। और डिप्थीरिया, काली खांसी और श्वास नली, ये आपका श्वास नली को प्रभावित करती है, डिप्थीरिया और काली खांसी। नेक्स्ट है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम लगभग शून्य तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक खाद जैसे नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधा कौन है? तो ये फर्न जो होता है संवहनी पौधा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्न एक पुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों की भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्नित ऊतक, लिग्निफाइड टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्पाइरोगायरा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक उदाहरण है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हरा शैवाल। स्पाइरोगायरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण डैश है। इसका आंसर हो जाएगा डाइटम। डाइटम क्या है? एक शैवाल है। व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या देखने से पहले दोस्तों आप लोग देखिए कि ये जो प्रश्न है CDPO की परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है आपका। इसके व्याख्या को देखते हैं। डाइटम एकल कोशिका वाले शैवाल हैं। ये कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपके CDPO परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 1 एवं 2। पहला है माइकोरिजल फंगी और दूसरा है ब्लू ग्रीन शैवाल। माइकोरिजल फंगी तथा ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण हैं। बैसिलस थुरिंजिएनिस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग बीटी का कपास में किया जाता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? आंसर हो जाएगा अदरक। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? ओजोन के प्रभाव दिया गया है, क्या क्या हो सकता है? धूप से जलना, सनबर्न ये होगा, मोतियाबिंद भी है, आपका त्वचा का कैंसर भी है, त्वचा का मुरझाना भी है। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1, 2 और 3 और 4। ओजोन अक्षय से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे धरती से टकराएंगी, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यथा धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना आदि। नेक्स्ट है, करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो करकुमा लौंगा जो है वो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। और ये जो क्वेश्चन है CDPO की परीक्षा 2005 में जो हुई उसमें पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं, करकुमा लौंगा हल्दी, टर्मेरिक का वैज्ञानिक नाम है जीरा, क्यूमीन का वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम है, साइमिनम, लौंग का है क्लोव का वैज्ञानिक नाम है सिजिगियम एरोमैटिकम, तथा धनिया का वैज्ञानिक नाम है कोरिएंड्रम सटाइवम। नेक्स्ट है, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50%। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी CDPO की परीक्षा 2005 में पूछी गई है। वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि मानव शरीर में, एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 206 होती है, जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डियाँ होती। इस प्रकार हाथों और पैरों की हड्डियों की कुल संख्या 106 होती है, जो कि सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 का लगभग 50% होता है। नेक्स्ट है, पेलार्गा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलार्गा जो है विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी आपका CDPO की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि विटामिन से कमी से जितने रोग होते हैं उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को एकदम पढ़ लेना है। सारे रोग को, एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पेलार्गा विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। पेलार्गा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कोबालामीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो B12 का नाम है कोबालामीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। यह डेयरी उत्पाद, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ, एंटी हेमोस्थैसिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीबायोटिक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को
आर्गोकैलिसफेरॉल कहते हैं? आंसर हो जाएगा विटामिन D2। विटामिन D2 को आर्गोकैलिसफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 कोलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल, यानी बेरी बेरी जो यहाँ दिखा रहा है ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल बेरी बेरी होता है, ये गलत है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालेमीन विटामिन B12 की कमी से रक्त अलापता तथा विटामिन डी कोलीकैल्सिफेरॉल D3 तथा आर्गोकैलिसफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमीन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? आंसर हो जाएगा विटामिन ई, ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं, अंकुर तेल, वेट चर्न ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में होता है, अतः विकल्प ई अभिष्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालमीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका नर्वस सिस्टम की कार्य की फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु, बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर, ऑप्शन ए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है। ये प्रश्न भी आपके CDPO परीक्षा 2018 में जो कंडक्ट हुई है उसमें पूछा गया है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा रहता है। नर का मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। आंसर है बी, 30 से 180 दिन। ये भी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, CDPO की परीक्षा में पूछा गया है 2018 में।
संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इस काल को उद्भवन काल कहते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल लगभग 75 दिनों का होता है, लेकिन यह सीमा 30 से 180 दिनों तक स्विंग कर सकती है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो विषाणु से होता है और रक्त के द्वारा यह फैलता है। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर यकृत का संक्रमण है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होता है। वायुमंडल से शुद्ध वायु का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना और अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वास ब्रेथिंग कहा जाता है। यह क्रिया 2 भागों में पूरी होती है, निःश्वसन इंस्पायरेशन और निःश्वसन। निःश्वसन है और निःश्वसन है एक्सपायरेशन। निःश्वसन जो है एक्सपायरेशन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें पसलियाँ और डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। बस गुदा का आयतन भी फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। निःश्वसन के समय डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्रश्न भी CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है। स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया, ऑप्शन डी। ये प्रश्न भी BPSC की CDPO परीक्षा 2018 में पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। गैम्बूसिया मछली का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों को संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बार बार मैं कह रही हूँ कि जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं उसका आप लोग पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन का रासायनिक नाम, ये 2 टॉपिक है जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शर्करा को संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये प्रश्न भी CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है, अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है अध्ययन। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए, RH कारक। रक्त अध्ययन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीशस बंदर के रक्त में की थी। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका वाहिनी जंतु है। आंसर है ऑप्शन बी, केंचुआ। केंचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक यंत्र होता है
स्फिग्मोमैनोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं, पहले को प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। नेक्स्ट है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी 1200 सीसी। इसकी व्याख्या देखते हैं। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम लोग दोस्तों किडनी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनुवांशिकी। प्रश्नगत विकल्पों में आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान में आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकता माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण है। नेक्स्ट है, इंसुलिन है। इंसुलिन जो है वो प्रोटीन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगर-हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन इंसुलिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ होने से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि आदियों का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक हैं। टारगेट टिश्यू होते हैं स्त्रियों के गर्भाशय तथा उनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान लैक्टेशन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पिटोसिना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्राइप कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है, प्यूस यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो ये स्थित होती है दोस्तों मस्तिष्क में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्यूस यानी पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन ऑप्शन डी।
एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य बैक्टीरियल रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा ऐसे कवकों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई एक चिकित्सा प्रतिबिंब तकनीक है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद यानी टोमोग्राफी एमआरटी भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एमआरआई इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए खरगोश। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। अंगोरा बकरे से मोहेयर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरे पौधे स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरिम पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी O2। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसे आप दिखाया गया है। यहाँ से भी ये प्रश्न आते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए कि जैसे C6O2 + 12 H2O है, फिर प्रकाश है, फिर पर्णहरित है, दोनों के उपस्थिति में और कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब दो चीज़ मिलते हैं प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में तो C6H12O6 + 6H2O + 6O2 का समीकरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। नेक्स्ट है, भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि कौन है? आंसर है ऑप्शन ई क्लोरोफेमफेनिकोल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोगों के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है ऑप्शन डी यकृत। यकृत यानी लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन एफ्लेटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पलीहा, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। नेक्स्ट है ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस स्कोर्मा वायरस का नाम दिया गया था। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो एंजाइम लाइपेज का मुख्य स्रोत है। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स तरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम जो है प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाला रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं जो कि विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करती। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक कुल WCS का 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा होता है तथा गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट्स गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सहारे सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। एरिथ्रोसाइट प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन ए। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं।
नेक्स्ट है BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल क्षय रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है BCG बैसिलस कालमेट-यूरिन का टीका तपेदिक या क्षय रोग TB के बचाव के लिए शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद BCG टीका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है रक्त कैंसर ल्यूकीमिया के रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आंसर है ऑप्शन ई। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है तीव्रता एवं प्रत्युक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनियन विकिरण। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और शरीर और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? आंसर है आपका उपयुक्त सभी, यानी जीन के सम्मिश्रण क्लोड ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन की मिश्रण इन शफलिंग से। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण होता है। नेक्स्ट है डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? आंसर है ऑप्शन ए आर्थर कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा आर्विड कार्लसन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कंपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता एक्नेशिया का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है।